हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग टच। तो आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है एक्सट्रिंसिक फिंगर एक्सटेंसर मैकेनिज्म के बारे में। इससे पहले हमने एक्सट्रिंसिक फिंगर फ्लेक्सर मैकेनिज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी। टॉपिक को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से समझा दिया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी कि कैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल मिलके, ये दोनों एक्सट्रिंसिक बेसिकली मसल्स होती है जो कि मिलके हमारे जो फिंगर फ्लेक्शन मूवमेंट जो है परफॉर्म करती है। इसके अलावा हमने पैसिव स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, कौन कौन सी जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम बर्सा, जो कि सारे मिलके हमारे जो फिंगर्स को फ्लेक्स करने में हेल्प करते हैं। तो वैसे के वैसे हम इस बार बात कर रहे हैं कि हमारा फिंगर एक्सटेंशन मूवमेंट जो बेसिकली है वो कैसे परफॉर्म होता है। इसके अंदर बेसिकली हमारी 3 एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती है वो मेनली इन्वॉल्व होती है एक्सटेंशन मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जो कि फर्स्ट है एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस, एक्सटेंसर इंडाइसिस प्रोप्रियस और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो बेसिकली ये 3 मसल्स है। तो जो हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस मसल होती है, इसके बेसिकली 4 टेंडन्स होते हैं। तो जैसे ही हमारी रिस्ट जॉइंट से हमारे जो डिजिटोरम कम्युनिस के जो टेंडन्स है वो निकलते हैं, तो हमारे चारों की चारों जो फिंगर्स है हमारे फोरआर्म से उनके टेंडन्स निकलते हैं, रिस्ट जॉइंट को क्रॉस करते हैं और हमारे अलग अलग उसके जो इंडिविजुअल टेंडन्स है वो हमारी चारों फिंगर्स के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही हमारे रिस्ट से वो निकलते हैं टेंडन्स, तो हमारे यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंशन की तरफ ये होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा एक्सटेंसर रेटिनाक्युलम प्रेजेंट होता है। मैंने फ्लेक्शन के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम प्रेजेंट होता है। वैसे कि वैसे जब भी हमारे एक्सटेंसर के टेंडन्स निकलते हैं और हमारे फिंगर्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक एक्सटेंसर रेटिनाक्युलम प्रेजेंट होता है और इसका वर्क भी सेम टू सेम वैसा कि वैसा जैसा फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के अंदर था, कि जैसे अगर हमारे टेंडन्स इधर से पास करते हैं और अपना मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो टेंडन जो है वो बोन से सेपरेट ना हो जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे रेटिनाक्युलम बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ताकि अगर टेंडन का मूवमेंट हो रहा है तो टेंडन जो है वो बोन से दूर ना चले जाए। तो उस बोन को बोन के पास में रखने के लिए, टेंडन्स को बोन्स के पास में अटैच करके रखने के लिए वर्क बेसिकली वो परफॉर्म करती है। तो जैसे ही फ्लेक्सर जो हमारे टेंडन्स होता है, यहाँ पर बेसिकली हमारा एक्सटेंसर रेटिनाक्युलम प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो एक्सटेंसर डिजिटोरम के जो टेंडन्स है वो यहाँ से निकलते हैं और सारे जो इंडिविजुअल मसल्स हैं उनके पास में चले जाते हैं। अब जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है और जो लिटिल फिंगर होती है, उनके दोनों के सेपरेट अलग से टेंडन्स होते हैं। जो इसका टेंडन होता है उसका नाम होता है एक्सटेंसर इंडाइसिस प्रोप्रियस, और जो लिटिल फिंगर का जो सेपरेट टेंडन इसका खुद का जो होता है उसका नाम होता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो बेसिकली ये जो सेपरेट टेंडन्स इसलिए होते हैं ताकि इन इंडेक्स फिंगर को और लिटिल फिंगर को थोड़ा इंडिपेंडेंट जो एक्सटेंशन मूवमेंट है वो परफॉर्म करने में मदद कर सके। अगर आप इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि ये इंडिपेंडेंटली एक्सटेंड कर पा रही है, और लिटिल फिंगर भी कुछ हद तक जो इंडिपेंडेंट जो है एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म कर पा रही है। लिटिल फिंगर के अंदर थोड़ा सा हमारा रिंग फिंगर का मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन कुछ हद तक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है इसके अंदर भी। लेकिन अगर आप हमारी मिडिल फिंगर को एक्सटेंड करोगे तो ये खुद से इंडिपेंडेंटली एक्सटेंड बिल्कुल नहीं हो पाती है। लेकिन हमारी जो इंडेक्स फिंगर है और जो हमारी लिटिल फिंगर है उनके अंदर कुछ अमाउंट का इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं जंक्चरा टेंडने। तो बेसिकली हमारे जो कम्युनिस्ट टेंडन्स है इनके बीच में जंक्चरा टेंडने प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 टेंडन्स के बीच में ऐसे पकड़ के दोनों को बैठे होते हैं। इस वजह से अगर हम मिडिल फिंगर को या फिर रिंग फिंगर को एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो उसके साथ साथ में आसपास की जो फिंगर्स है वो भी साथ में एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि जो एक जो टेंडन है कम्युनिस्ट का उसके आसपास में जो ये जंक्चरा टेंडने प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं साथ साथ में जो आसपास की जो फिंगर्स होते हैं उसको भी साथ में एक्सटेंड कर देते हैं। अब हमने एक्सट्रिंसिक फिंगर एक्सटेंसर्स की तो बात कर ली, जो कि बेसिकली थी हमारे एक्सटेंसर कम्युनिस डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस प्रोपियस और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। लेकिन हमारी जो ये एक्सट्रिंसिक मसल्स है इनके खुद की अकेले की बस की बात नहीं है कि हमारे डीआईपी, पीआईपी और एमसीपी जॉइंट को एक्सटेंड कर सके। इनके साथ में इनको हेल्प करने के लिए हमारी इंट्रिंसिक मसल्स भी आती है। हमने जब फ्लेक्सर मैकेनिज्म पढ़ा था उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक मसल्स नहीं आ रही थी, उसके अंदर सिर्फ हमारी जो एक्सट्रिंसिक मसल्स थी 2, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये दोनों एक्सट्रिंसिक मसल्स थी, वो ही वर्क कर रही थी फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन
लेकिन हमारे जब एक्सटेंशन हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तब पीआईपी और डीआईपी को एक्सटेंड करने के लिए हमारी इंट्रिंसिक मसल्स का भी रोल आता है, जो कि होती है हमारी इंट्रोसाई मसल्स और लंबरिकल मसल्स, जिसके हम आगे और बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो आप लोग ये दिमाग में ज़रूर रखना कि सिर्फ एक्सट्रिंसिक मसल्स ही नहीं होती एक्सटेंड करने के लिए, हमारी इंट्रिंसिक मसल्स का भी रोल आता है फिंगर्स को एक्सटेंड करने के। जब हमारे एक्सटेंसर कम्युनिस जो टेंडन्स है वो पास कर रहे होते हैं तो एट द लेवल ऑफ एमसीपी जॉइंट यानी कि मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, जो हमारे कम्युनिस के जो टेंडन्स होते हैं वो जाके मर्ज हो जाते हैं एक्सटेंसर एक्सपांशन के अंदर, यानी कि यहाँ पर एक्सटेंसर एक्सपांशन होता है बेसिकली। तो जब भी हमारे कम्युनिस के जो टेंडन्स जा रहे होते हैं तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट के लेवल के ऊपर ये मर्ज हो जाते हैं एक्सटेंसर एक्सपांशन के ऊपर, जिसको हम डॉर्सल हुड भी बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सटेंसर एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें हमारा जो मेटाकार्पल जॉइंट है उसको एक्सटेंड करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है और लिटिल फिंगर होती है, इनके खुद के इंडिविजुअल टेंडन्स होते हैं, इंडाइसिस प्रोपियस और इसका जो डिजिटी मिनिमी होता है, इनके खुद के इंडिविजुअल टेंडन्स होते हैं, वो भी आगे जाके डिजिटोरम कम्युनिस जो टेंडन्स हैं उनके साथ में मर्ज हो जाते हैं। तो आगे से मैं आप लोगों को इंडिविजुअली इनके नाम नहीं प्रोनाउंस करूंगी, मैं सिंपली इतना बोल दूंगी कि एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस का जो टेंडन है उसके बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं सारे इन सब के जो टेंडेंस है बेसिकली उनके बारे में बात कर रही हूँ। अब जैसे सपोज करो ये हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, ये हमारी मिडल फैलेंक्स है और ये हमारी डिस्टल फैलेंक्स है। तो इसके अंदर जब भी कम्युनिस का जो टेंडन है, डिजिटोरम कम्युनिस का जो टेंडन है वो जाता है तो ये स्प्लिट हो जाता है। कितने 3 बैंड्स के अंदर बेसिकली ये स्प्लिट हो जाता है। तो 2 होते हैं इनके लेटरल बैंड्स और 1 होता है इनका सेंट्रल बैंड। तो जो सेंट्रल बैंड होता है वो बेसिकली हमारे जो मिडिल फैलेंक्स है उसके ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है, और जो ये लेटरल बैंड्स है 2, ये कहाँ पे जाते हैं, हमारी जो डिस्टल फैलेंक्स है उसके बेस के ऊपर जाके दोनों के दोनों वापस से यूनाइट हो जाते हैं और बनाते हैं टर्मिनल बैंड। तो ये दोनों जाकर बैंड आपस में वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं और बेस ऑफ मिडिल फैलेंक्स के ऊपर जाके जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे टर्मिनल बैंड, और इन दोनों को बोलते हैं लेटरल बैंड, और जो ये सेंटर के अंदर है इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंड। तो बेसिकली हमारी जो डिजिटोरम कम्युनिस जो टेंडन था वो बेसिकली जाके स्प्लिट हो जाता है, और ये स्प्लिट भी इस वजह से होता है ताकि जो मिडिल फैलेंक्स है और डिस्टल फैलेंक्स है उनको बेसिकली एक्सटेंड कर सके। लेकिन क्योंकि ये स्प्लिट हो जाता है तो इस वजह से वो इतनी टेंशन जो है वो जनरेट नहीं कर पाता, इतनी एफिशिएंट टेंशन जो है वो जनरेट नहीं कर पाता कि ये जो एक्सट्रिंसिक मसल्स है इतनी एफिशिएंटली हमारे जो डीआईपी और पीआईपी जॉइंट को एक्सटेंड कर सके। तो इसी वजह से हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स होती है, इंट्रोसाई मसल्स और लंब्राइकल मसल्स, वो यहाँ पर आती है ताकि वो भी इन एक्सट्रिंसिक मसल्स की हेल्प करे और जो हमारे डीआईपी और पीआईपी जॉइंट है उनको एक्सटेंड कर सके। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे वो हेल्प करती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कि आप लोगों ने ये देखा कि ये 2 लेटरल बैंड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और बनाते हैं टर्मिनल बैंड। तो इन दोनों लेटरल बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो ये ट्रायंगुलर लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली इन दोनों लेटरल बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसका काम भी यही होता है कि इन दोनों लेटरल बैंड को आपस में पकड़ के रखे, यानी कि इन दोनों को आपस सेपरेट ना होने दे। जब भी ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में सेपरेट ना हो जाए, तो अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो इतना अच्छे से मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वजह से जो ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है वो बेसिकली इन दोनों लेटरल बैंड को ऐसे कनेक्ट करके रखता है। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम सजाइटल बैंड। तो अब सजाइटल बैंड बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एमसीपी जॉइंट के ऊपर यानी कि मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट के ऊपर एक एक्सटेंसर एक्सपांशन यानी कि डॉर्सल हुड भी बोल सकते हैं या फिर एक्सटेंसर एक्सपांशन बेसिकली होता है। तो सजाइटल बैंड्स बेसिकली हमारी जो वोलार प्लेट होते हैं, यहाँ पर वोलार प्लेट प्रेजेंट होती है और इसके डॉर्सल साइड में यहाँ पर एक्सटेंसर एक्सपांशन प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को जो बीच में कनेक्टिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सजाइटल बैंड। यानी कि ये हमारा जो एक्सटेंसर एक्सपांशन है और हमारी जो वोलर साइड के अंदर जो वोलर प्लेट प्रेजेंट होगी और हमारे डॉर्सल
साइड के अंदर हमारा जो एक्सटेंसर एक्सपांशन है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बीच में जो कनेक्ट कर रहा होगा वो बेसिकली होते हैं सजाइटल बैंड, जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, राइट और लेफ्ट दोनों की दोनों डायरेक्शन के अंदर बेसिकली सजाइटल बैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो सजाइटल बैंड होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे, और इनका काम भी बेसिकली ये होता है कि जो हमारा जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म है इसको बेसिकली वो होल्ड करके रखता है, ताकि अगर जो मूवमेंट वगैरह परफॉर्म हो रहा है तो हमारा जो टेंडन है वो दूर ना चले जाए, तो इनको वो होल्ड करके रखता है। तो सजाइटल बैंड का भी यही वर्क होता है कि ये होल्ड करके रखता है ताकि कोई भी जो स्ट्रक्चर या फिर जो टेंडन है वो अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए, तो सेंटर के अंदर रहे, इधर उधर ना चले जाए। तो बेसिकली जो सजाइटल बैंड बेसिकली ऐसे आते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर जो भी हमारे टेंडन है वो सेंटर में रहे, तो उसको हेल्प करने के लिए हमारे जो सजाइटल बैंड्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे कवर करके रखते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या पैसिव स्ट्रक्चर्स है और क्या एक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारे एक्सटेंशन मूवमेंट को करने में हेल्प करेंगे। जो पैसिव स्ट्रक्चर्स है बेसिकली वो है ट्रायंगुलर लिगामेंट, सजाइटल बैंड और एक्सटेंसर एक्सपांशन। तो ये हमारे जो है पैसिव स्ट्रक्चर्स है जो कि हेल्प करेंगे एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए। और जो एक्टिव स्ट्रक्चर्स है, एक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी कि जो मसल्स जो हेल्प कर रही है वो है एक तो हमारी एक्सटेंसर इंडाइसिस प्रोप्रियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस की 4 टेंडन्स और हमारी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये सिर्फ एक्सट्रेंसिक जो फिंगर की जो मसल्स है वो ही इनफ नहीं होती है हमारी डीआईपी पीआईपी को एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक मसल्स यानी कि इंट्रोसाई और लम्ब्रिकल्स का भी वर्क आता है। तो ये भी हमारी एक्टिव कंपोनेंट्स हो गए हमारे इस मैकेनिज्म के अंदर, तो ये भी वर्क करते हैं ताकि जो हमारा बेसिकली एक्सटेंशन मूवमेंट है वो हो पाए। अब आप एकदम ध्यान से देखना, वरना अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो एकदम ध्यान से देखना। अब जैसे सपोज करो कि ये हमारी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, ये मिडिल फैलिंग्स है और ये डिस्टल फैलिंग्स है। तो बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स का लोकेशन क्या होता है। जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है वो बेसिकली डॉर्सल की तरफ सिचुएटेड होती है। ये तो आपको कॉमनली आपको भी पता होगा कि हमारी जैसे एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं तो ये यहाँ पर सिचुएटेड होती है डॉर्सली, और इनका जो टेंडन होता है वो ऐसे जाता है प्रॉक्सिमल मिडल और इन फैलिंग्स के ऊपर उनका जो टेंडन होता है वो अटैच होता है। लेकिन जो हमारी इंट्रिंसिक मसल्स होती है यानी कि इंट्रोसाई मसल्स और लम्ब्राइकल मसल्स स्टार्टिंग में वो वोलरली प्रेजेंट होती है, और फिर इसका जो टेंडन है बेसिकली वो डॉर्सली जाता है। यानी कि मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट के टाइम तो इसका जो टेंडन होता है वो बेसिकली वोलरली प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा पीआईपी और डीआईपी जॉइंट है उसको एक्सटेंड करने के लिए उसका जो टेंडन होता है वो डॉर्सली चला जाता है। तो आपको सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए, और ये हमारा पीआईपी जॉइंट है, ये हमारा डीआईपी जॉइंट है और ये एमसीपी जॉइंट है। पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो एमसीपी जॉइंट के टाइम पे हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स होती है वो वोलरली प्रेजेंट होती है, और जैसे पीआईपी और डीआईपी जॉइंट आता है तो उस टाइम पे वो डॉर्सली चली जाती है। इसका मतलब कि हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स अगर अपना वर्क परफॉर्म करेगी तो एमसीपी जॉइंट के इधर तो वो फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करेगी क्योंकि ये यहाँ पर वोलरली प्रेजेंट है। लेकिन डीआईपी और पीआईपी जॉइंट है उनको वो एक्सटेंड कर रही है, यानी कि हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स होती है, लम्ब्राइकल मसल्स होती है, उनका इस तरह से फंक्शन होता है कि एमसीपी जॉइंट पे तो वो फ्लेक्स करती है और डीआईपी पीआईपी जॉइंट को वो एक्सटेंड करती है। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स का जो फंक्शन है हमारे एमसीपी जॉइंट पे देखते हैं। तो अगर हमारी जो एक्सट्रिंसिक मसल्स है सिर्फ हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमारी इंट्रोसाई मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो कैसा मूवमेंट होगा। तो सिर्फ अगर हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हमारा मूवमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी जो क्लॉइंग है, फिंगर्स की जो क्लॉइंग है वो देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पीआईपी और डीआईपी को तो एक्सटेंड करने के लिए इतनी एफिशिएंट होती नहीं है ये मसल्स, तो इसी वजह से जैसे ही हमारे एमसीपी जॉइंट को एक्सटेंड कर देती है तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो फ्लेक्सर टेंडन्स थे, जो डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और डिजिटोरम प्रोफंडस थे, वो एमसीपी जॉइंट पे कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाते हैं, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो जाते हैं। तो उस टेंशन की वजह से वो अलाउ नहीं करते कि हमारे जो डीआईपी पीआईपी जॉइंट का एक्सटेंशन वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, उनकी टेंशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो और ज़्यादा स्ट्रेच होना अलाउ नहीं करते। तो इस वजह से जो क्लॉइंग ऑफ फिंगर्स होता है वो देखने को मिलता है अगर सिर्फ हमारा जो एक्सटेंशन, अगर जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स है वो मूवमेंट
परफॉर्म करे। तो अगर सिर्फ हमारी एक्सट्रेंसिक जो मसल्स है वो अगर मूवमेंट परफॉर्म करेगी तो सिर्फ हमें जब क्लॉइंग ऑफ फिंगर्स जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है, राइट। हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी सारी फिंगर्स का एक्सटेंशन होता है, तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स होती है वो भी हेल्प करती है डीआईपी और पीआईपी को एक्सटेंड करने के लिए। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जिनके भी अल्नार नर्व इंजरी हो जाती है, अल्नार नर्व इंजरी बेसिकली हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उनको भी सप्लाई करती है। तो इसी वजह से अगर अल्नार नर्व की इंजरी हो जाएगी और इंट्रिंसिक मसल्स जो है ये हमारी वो वर्क नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर क्लॉइंग देखने को मिलती है। और ये क्लॉइंग इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे जो एक्सट्रेंसिक मसल्स है वो तो वर्क कर रहे हैं तो वो तो एक्सटेंड कर देंगे एमसीपी जॉइंट को, लेकिन जो इंट्रिंसिक मसल्स होती है, इंट्रिंसिक मसल्स हमें ज़रूरी होती है ताकि हमारी जो डीआईपी और पीआईपी जॉइंट है उनको एक्सटेंशन मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर सके। तो वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि जो हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स है वो वर्क ही नहीं कर पा रही क्योंकि अल्नार नर्व की इंजरी हो गई है। तो इस तरह से क्लॉइंग ऑफ जो हैंड है वो देखने को मिलता है अल्नार नर्व इंजरी के पेशेंट्स के अंदर। अगर वो एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तभी भी क्लॉइंग देखने को मिलता है, और अगर वो रेस्ट अपनी कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे तो भी अगर वो अपना हैंड ऐसे रखे तो भी क्लॉइंग देखने को मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा जो टेंशन होती है वो कंपेरेटिवली फ्लेक्शन जो मसल्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। यानी कि हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स होती है उनके अंदर जो पैसिव टेंशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हमारी जो फ्लेक्सर मसल्स है उनकी टेंशन से। तो इस वजह से अगर रेस्ट में भी रहेगा उस पर्सन का हैंड तो भी ऐसे क्लॉइंग देखने को मिलती है क्योंकि एक्सटेंसर मसल्स की जो पैसिव टेंशन होती है वो ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रिंसिक और जो इंट्रिंसिक मसल्स है बेसिकली उनका हमने एमसीपी के ऊपर तो देख लिया। अब हम देखते हैं पीआईपी और डीआईपी पे इनका क्या रोल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है बेसिकली हमारी डिवाइड हो जाती है सेंट्रल बैंड के अंदर, लेटरल बैंड के अंदर, और ये जैसे ही डिवाइड हो जाती है इसी वजह से क्योंकि एक जो टेंडन होता है वो डिवाइड हो जाता है तो इतना इफेक्टिव जो टेंशन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर। तो इस वजह से ये जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है वो पीआईपी और डीआईपी जॉइंट के ऊपर इतना इफेक्टिव एक्सटेंशन जो फोर्स है वो जनरेट नहीं कर पाती है। इस वजह से इसकी हेल्प करने के लिए हमारी पीआईपी और डीआईपी जॉइंट के ऊपर हमारी जो इंट्रोसाई मसल्स होती है वो बेसिकली एक्सटेंड कराती है हमारी फिंगर्स। अब इसके अंदर भी आपको एक बात नोट करने की है कि कभी भी हमारा जो पीआईपी और डीआईपी जॉइंट है वो अकेला एक्सटेंड नहीं होता। यानी कि अगर मेरा पीआईपी जॉइंट एक्सटेंड हो रहा है तो उसके साथ साथ में मेरा डीआईपी जॉइंट भी साथ साथ में एक्सटेंड हो रहा है। यानी कि ये दोनों जो जॉइंट होते हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डीआईपी जॉइंट तो एक्सटेंड हो रहा है लेकिन पीआईपी जॉइंट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, या फिर पीआईपी जॉइंट एक्सटेंड हो रहा है तो डीआईपी नहीं हो रहा। तो ये दोनों साथ में एक्सटेंड होता है। जब भी मूवमेंट होता है तो पीआईपी डीआईपी जॉइंट का साथ में होता है। जैसा कि अगर आप फ्लेक्शन मूवमेंट देखोगे तो मैं सिर्फ पीआईपी का फ्लेक्शन जो मूवमेंट है वो कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है तो इन दोनों का साथ में होगा, पीआईपी और डीआईपी का साथ में होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ नोट करने की है कि अगर हमारी जो एक्सट्रिंसिक मसल एकदम स्लैक हो जाए, एकदम लूज हो जाए, तो सिर्फ हमारे इंट्रोसाई मसल्स ही एक्सटेंड नहीं कर पाएगी हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को। यानी कि इन दोनों की हेल्प की वजह से हमारे जो डीआईपी पीआईपी जॉइंट है वो एक्सटेंड होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारी जो इंट्रिंसिक मसल्स है वो ही हेल्प कर रही है। तो कुछ जो टेंशन होती है, कुछ एक्टिव या पैसिव टेंशन जो होती है हमारी कम्युनिस्ट के जो टेंडन होते हैं उसकी भी चाहिए होती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारी जो डीआईपी पीआईपी जॉइंट है दोनों एक्सटेंड हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को एक्सटेंसर मैकेनिज्म थोड़ा इजी लगने लगा होगा, थोड़ी जो इसकी जो चीज़ें आप लोगों को पता चलने लगी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया, और अगर आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फिजियोस हीलिंग टच को। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर जाके मुझे डीएम कर देना।